हम हेनरीज लॉ को अभी पढ़ेंगे। इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी गैस की जो solubility है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। एंड अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन जिसमें डिजॉल्व की गई है उसमें, उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर गैस का होता है उसके। तो अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। पी गैस, मान लीजिए कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। अब पी गैस जो है तो इसका हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा KHS, ठीक है। अब KH क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो मतलब पी गैस को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना फ्रैक्शन ऑफ मोल डिजॉल्व हुआ है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, ओके, इन सोल्यूशन में। तो पी गैस इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा, पी गैस इक्वल टू हो जाएगा KHX गैस, है ना। अब जो ये इक्वेशन बना है ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, हेनरीज का लॉ का। यूज इसको भी करते हैं, ठीक है। अब KH क्या है, KH है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है KH। और ये डिपेंड किन किन चीजों पे करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मतलब जिस लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी नेचर पे एंड गैस की नेचर पे, दोनों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आप देखोगे कि टेम्परेचर को जब रेज करते हैं तो KH की वैल्यू रेज हो जाती है, ओके। अब देखोगे कि एक ही गैस के लिए जो अलग अलग टेम्परेचर पे KH की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे KH की वैल्यू ज़्यादा होगी और कम टेम्परेचर पे KH की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी गैस का, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, किसी भी गैस का लिक्विड में जो डिसोल्यूशन है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बेटा डेल H क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा याद रख लेना कि टेम्परेचर को अगर हम रेज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है। बैकवर्ड ये किसने बताया था, ये ली चार्टियर ने बताया था। तो इसी तरीके से क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू तो बढ़नी है और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो, उसकी वैल्यू भी। हाँ बच्चों, तो अभी हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर हम P गैस वर्सेस X गैस का, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल रही है यहाँ पे। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इसका हो जाएगा क्या, KH, जो हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करिए
log P गैस और log X गैस। तो आप वही इक्वेशन को याद करें। इक्वेशन क्या है, हमने क्या लिखा था, P गैस इक्वल टू KH X गैस, है ना। अगर हम इस इक्वेशन का लॉग ले लेते हैं तो लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, log P गैस इक्वल टू log KH प्लस log X गैस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। mx ये हो गया और ये c इसका हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू 0 तो है नहीं, कुछ तो है ना। तो ग्राफ कहीं यहाँ मिडिल से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि ये ग्राफ कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव, तो कुछ ये होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, जो ये है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, log KH को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये ग्राफ बन जाता है। चलिए इसको ट्राई करते हैं बेटा, एक और ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बनाया है X गैस वर्सेस P गैस का। ठीक है, यहाँ पे 3 अलग अलग गैसेस के लिए इसको बना रहे हैं हम। ठीक है, ये O2 के लिए है, ये N2 के लिए ये ग्राफ है, और ये नियोन के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में आपसे कहा जाता है कि KH का ऑर्डर क्या होगा। बताइए भाई, KH का ऑर्डर क्या होना चाहिए यहाँ पे। किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसकी KH की वैल्यू क्या होगी, कम होनी चाहिए ना। हाँ, तो जिसका स्लोप स्ट्रेट जाएगा उसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा। वैसे भी आप देखो कि मोल फ्रैक्शन इस प्रेशर पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा मोल्स किसके डिसॉल्व हो रहे होंगे, ये, है ना। तो KH यहाँ पे KH की वैल्यू O2 से ज्यादा किसकी होगी, N2 की, और N2 से ज्यादा किसकी होगी, अच्छा नियोन लिया हमने तो नियोन की होगी। तो ये आपका होना चाहिए ये ग्राफ। ठीक है, ये एक टेबल है। इस टेबल में दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यूज एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे और डिफरेंट गैसेस के लिए। देखिए हीलियम के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है 293 केल्विन टेम्परेचर पे 144.97। हाइड्रोजन के लिए सेम टेम्परेचर पे है 69। नाइट्रोजन के लिए सेम टेम्परेचर पे है 76.48। अब आप देखेंगे कि जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है। तो इन अगर तीनों गैस को कंपेयर करें तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे कम कौन सी गैस की होगी, हीलियम की होगी, है ना। अब नाइट्रोजन को ही आपस में कंपेयर किया जाए तो एक तो टेम्परेचर दे रखा है 293, दूसरा दे रखा है 303। अब इसमें टेम्परेचर को जब रेज करा है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की कम हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी एक एग्जांपल दिखाया गया है। ऑक्सीजन का 293 और 303 केल्विन टेम्परेचर पे। यहाँ पे देखिए जब टेम्परेचर कम है तो KH की वैल्यू भी कम है, और जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो KH की वैल्यू बढ़ गई है। अगर KH की वैल्यू बढ़ गई है, अगर KH की वैल्यू को आप बढ़ाते हैं, है ना, तो नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ हो गई, और टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब गैस के मोल फ्रैक्शन उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कम होंगे। और आर्गन और CO2 में देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आर्गन की ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, किससे, CO2 से। ठीक है ना। इसके बाद है विनाइल क्लोराइड की, देख लीजिए बहुत कम है, और मीथेन की 0.413 है। तो जो वैल्यू KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। यस चिल्ड्रन, अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो ये आपने पढ़ा ही है कि अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ा दो, अपने आप सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सोडा वाटर बॉटल होती है ना, उनको हाई प्रेशर से सील्ड किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की डिजॉल्व क्वांटिटी बढ़ जाए। सेकेंड पॉइंट है, स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व नाइट्रोजन
with breathing air at high pressure underwater. To avoid this, air is diluted with helium. अब देखिए क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वाटर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो वाटर से बाहर आते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा था तो वहाँ पे डिज़ोल्व नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है ना। N2 डिज़ोल्व जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है जब वो पानी के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो वो डिज़ोल्व नाइट्रोजन है वो बबल्स बनाने लग जाती है, ब्लड में बबल्स बनाती है, बबल्स का फॉर्मेशन करती है। और जो बबल्स बनते हैं तो जो कैपिलरीज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है। और ऐसी कंडीशन को ब्लेंड के नाम से जानते हैं। अगर नाइट्रोजन बबल्स बनाने लग जाती है तो ऐसी कंडीशन को हम ब्लेंड्स कहते हैं। अब इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। सिलेंडर जो लेके जाते हैं, सिलेंडर एन, है ना, सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें कुछ हीलियम गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है और नाइट्रोजन गैस होती है ना। हीलियम का परसेंटेज होता है 11.7% होता है, ऑक्सीजन होता है 32.1% होता है, और नाइट्रोजन होता है 56.2%, है ना, ताकि ये ब्लेंड वाली कंडीशन जनरेट ना हो। अगला पॉइंट है एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। हाँ, अब जैसे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होता है, जिससे कि क्या होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो पाती है। जब ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है ना, डिक्रीज हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होता है कि ब्लड सेल्स हैं वो बस्ट होने लग जाती हैं, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि नोज से ब्लड आने लग जाता है, तो वो सेम कंडीशन है, ठीक है ना।